पटेल प्रहलाद भी। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका में मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगी एलन मस्क को लेकर जमकर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। इस विरोध को हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है। तो अमेरिका में ट्रंप का शुरू हुआ विरोध, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने की देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी। राष्ट्रीय चुनाव के लिए स्पष्ट रोड मैप प्रदान करने में अंतरिम सरकार की नाकामी पर होगा प्रदर्शन। मलक्का जलडमरू मध्य को बाईपास करने की तैयारी में थाईलैंड, संसद में पेश हुआ पूरा मसौदा। सऊदी अरब में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी इमारत न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट का हिस्सा है ये प्रोजेक्ट। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को। अफगानिस्तान के अकील नजीर नाम के बुजुर्ग ने अपनी उम्र बताई 140 साल। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। We fix basement. रूस यूक्रेन युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस की आनाकानी। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुतिन को दी चेतावनी, बोले हमारे पास दूसरा रास्ता भी। ईरान ने यमन पर हमले की खबर को बताया गलत, कहा अमेरिकी हवाई हमले में कोई नहीं मारा गया। अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र सीडीसी ने कहा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा आत्मनिर्भर होना जरूरी। अफगानिस्तान से 5 लाख अमेरिकी हथियार गायब, अलकायदा के हाथों में जाने की आशंका। तो जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति का दूसरी बार पद संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप लगातार विवादास्पद फैसले ले रहे हैं, जिसके खिलाफ अब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के संघीय स्तर पर कर्मचारियों की छटनी, निर्वासन और एलजीबीटी से जुड़ी नीतियों पर सड़कों पर उतरे हैं। शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगी मशहूर कारोबारी एलन मस्क के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। अमेरिका में इसे हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। इसका मकसद ट्रंप को यह संदेश देना है कि वो लोगों के निजी मामलों में दखल देना बंद करे। आपको बता दें कि हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट को अमेरिका में हालिया वर्षों में हुए सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक माना जा रहा है। शनिवार को 50 राज्यों में 1200 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें नागरिक अधिकार संगठनों, लेबर यूनियन, एलजीबीटी समर्थकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 150 से ज्यादा संगठनों ने देश भर में रैलियां आयोजित की। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर ट्रंप और मस्क के खिलाफ पोस्टर लहराते दिखे। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ट्रंप अमेरिका को एक नफरती देश में बदल रहे हैं, जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रदर्शन को 2017 के महिला मार्च और 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शनों के स्तर का प्रोटेस्ट माना जा रहा है। अमेरिका के बोस्टन में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अमेरिकी यूनिवर्सिटी के छात्रों पर आप्रवासन से जुड़े छापों की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के कई विदेशी छात्रों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया गया है। कई प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती पर गुस्सा दिखाया। वहीं एलजीबीटीक्यू समुदाय पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती ने भी लोगों को गुस्सा किया है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि एलन मस्क को देश के संसाधनों पर गलत तरह से इस्तेमाल करने का हक दिया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार संचालन कर रही है। 5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारी छात्रों ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। अब अंतरिम सरकार को सत्ता संभाले 8 महीने हो गए, लेकिन बांग्लादेश के हालात अब तक स्थिर नहीं हो पाए। ऐसे में वहां नए सिरे से चुनाव की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन यूनुस सरकार चुनावों को लेकर बहुत गंभीर नजर नहीं आ रही। आरोप लग रहे हैं कि सत्ता पर बने रहने के लालच में वो चुनाव नहीं करवा रहे। चुनाव की तेज होती मांग को देख यूनुस सरकार ने ये भरोसा तो दिया कि इस साल के अंत तक या फिर 2026 के मध्य तक बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन आंतरिक सरकार अब तक इस चुनाव के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं कर पाई है, जिसे लेकर अब पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी राष्ट्रीय चुनाव के लिए स्पष्ट रोड मैप प्रदान करने में अंतरिम सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए सहयोगियों के साथ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने पर विचार कर रही है।
बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी के मुताबिक बीएनपी ढाका में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रैली आयोजित करेगी और अंतरिम सरकार को चुनाव की तारीख की घोषणा करने के लिए समय सीमा तय करेगी। रैलियों का सिलसिला मई तक जारी रहेगा। बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल बढ़ाने और चुनाव में देरी करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर दिसंबर तक चुनाव नहीं हुए तो लोगों में अस्थिरता और तीव्र आक्रोश पैदा हो सकता है। वहीं यूनुस के 25 मार्च के भाषण की निंदा करते हुए बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि मैं बहुत निराश हूं कि मुख्य सलाहकार ने 25 मार्च को अपने भाषण में स्पष्ट चुनाव रोडमैप का उल्लेख नहीं किया। मेरा मानना है कि चुनाव रोडमैप का अभाव सरकार की राजनीतिक अनुभवहीनता को दर्शाता है। आपको बता दें कि यूनुस ने अपने संबोधन में कहा था कि चुनाव दिसंबर 2025 और जून 2026 के बीच होंगे। दरअसल बांग्लादेश में जो राजनीतिक संगठनों की बहुचर्चित एकता पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को हटाने के दौरान नजर आई थी, अब वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। पिछले 7 महीनों में देश के संकट में फंसने के साथ ही कई राजनीतिक नेता जो पहले यूनुस का समर्थन करते थे, अब उनकी खुलकर निंदा कर रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय चुनाव कराने में हुई लंबी देरी को लेकर। ऐसे में अब बीएनपी का ये प्रदर्शन यूनुस सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे थाईलैंड की। तो दुनिया के महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक मलक्का जलडमरू मध्य को बाईपास करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए थाईलैंड के जमीनी इलाके से एक नहर बनाने की योजना है। बता दें कि मलक्का जलडमरू मध्य प्रशांत सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर मलक्का जलडमरू मध्य को बाईपास करने की परियोजना सफल रहती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा। चीनी पनडुब्बियां और युद्धपोत इस परियोजना के जरिए सीधे हिंद महासागर में प्रवेश कर जाएंगे, जिनकी शिनाख्त करना अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए मुश्किल होगा। इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर खर्च होने की संभावना है, जिसमें 5 सालों से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। थाईलैंड के परिवहन मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक इस प्रस्ताव से संबंधित विधेयक चुम्फान, रानोंग, सुरथानी और नाखोन सी थम्मारत प्रांतों में दक्षिणी आर्थिक गलियारे के विकास को गति देने के लिए एक आयोग की स्थापना करेगा। प्रधानमंत्री पेंटोगटान शिनावात्रा की फ्यू थाई पार्टी लगभग 1 खरब बाट यानी 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से तथाकथित लैंड ब्रिज परियोजना का प्रस्ताव कर रही है, जो देश के दक्षिणी प्रायद्वीप के दोनों ओर 2 प्रस्तावित बंदरगाहों को एक नए राजमार्ग और रेल लाइन से जोड़ेगी। 100 किलोमीटर यानी 62 मील का ये कनेक्शन मलक्का जलडमरू मध्य को दरकिनार करके हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच शिपिंग समय को कम करेगा। मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक संकरी समुद्र गली जैसा है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। मसौदा विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला नया आयोग परियोजना में बताए क्षेत्रों में रसद, बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सुविधाओं के लिए विकास के लिए जिम्मेदार होगा। यह परियोजना को निधि देने के लिए धन खोजने का भी काम करेगा। सत्तारूढ़ फ्यू थाई पार्टी के नेता और थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन ने पहले अमेरिका और चीन की यात्राओं के दौरान विदेशी निवेशकों को लैंड ब्रिज परियोजना के बारे में बताया था। थाईलैंड का लक्ष्य 2030 तक इस परियोजना को पूरा करना है और विदेशी निवेशकों को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों का 50% से ज्यादा स्वामित्व रखने की इजाजत दी जाएगी। परिवहन और यातायात नीति और नियोजन कार्यालय के मुताबिक अंडमान सागर में रानोंग और थाईलैंड की खाड़ी में चुम्फान में गहरे बंदरगाहों की लागत 630 बिलियन बाट हो सकती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनने जा रही है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। रियाद में 400 मीटर ऊंची इमारत मुकाब बनाई जा रही है, जो एक विशाल क्यूब के आकार की इमारत है। ये 400 मीटर ऊंची, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी होगी। इस गगनचुंबी इमारत को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें अमेरिका की 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा सकती है। यानी ये इमारत कितनी बड़ी है, इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब तक बोइंग एवरेट फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, मुकाब उससे भी 5 गुना बड़ी होगी। इसे बनाने में 508 अरब डॉलर का खर्च आएगा। अब बात करें इसकी खासियत क्या होगी, तो मुकाब के अंदर लोगों को हाईटेक माहौल मिलेगा, जिससे डिजिटल दुनिया का वो अनुभव कर पाएंगे। इमारत में एक विशाल होलोग्राफिक गुंबद होगा और बीच में एक घुमावदार टावर होगा। इसके अलावा इसमें 4 टावर और बड़ा अंडरग्राउंड स्थान होगा। यहाँ लोगों को शानदार लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा और भी कई चीजें मिलेंगी। इसमें रिटेल, आवास और मनोरंजन के साधन होंगे। इसके साथ साथ मकाब की छत पर एक विशाल बगीचा भी होगा।
ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राजधानी रियाद को पर्यटन और व्यापार का केंद्र बनाना है। बीते साल 2024 में ही इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम शुरू हो गया था और उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 में वर्ल्ड एक्सपो तक ये पूरा हो जाएगा। सऊदी अरब ही इस एक्सपो की मेजबानी करेगा। ऐसे में इस दौरान मुकाब दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के लिए एक मुख्य आकर्षण हो सकता है। दरअसल मुकाब प्रोजेक्ट सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके तहत उनका लक्ष्य देश की तेल पर निर्भरता को कम करते हुए पर्यटन, तकनीक और मनोरंजन को बढ़ावा देना है। और अफगानिस्तान में 140 साल के शख्स, तो दुनिया भर में रोजाना कई रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और पुराने रिकॉर्ड लगातार तोड़े जाते हैं। कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं जो हर कोई बनाना चाहता है। इनमें सबसे ज्यादा उम्र तक जीने का रिकॉर्ड भी शामिल है। हर कोई इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहेगा। दुनिया में एक ऐसा ही शख्स है जिसने सबसे ज्यादा उम्र के जीवित शख्स का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? आज हम आपको बताएंगे कि अब दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। अफगानिस्तान के रहने वाले एक बुजुर्ग ने अपनी उम्र को लेकर बड़ा दावा किया है। अकील नजीर नाम के शख्स का कहना है कि उनकी उम्र 140 साल हो चुकी है। इस बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि वो अकील के उम्र के दावे की जांच कर रही है। अकील का अपनी उम्र को लेकर दावा अगर सच साबित होता है तो वो धरती पर सबसे लंबे वक्त तक जीने वाले इंसान बन जाएंगे। दुनिया में आज तक किसी इंसान की उम्र 140 साल की नहीं हुई है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अकील अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उनका जन्म 1880 के दशक में हुआ था। हालांकि उनके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई कागजात मौजूद नहीं है। तालिबान अधिकारी अब नजीर के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जांच कर रहे हैं। अकील नजीर ने कहा है कि 1919 में हुए तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान वो 30 साल से ज्यादा के थे। अकील नजीर के परिवार में 100 से ज्यादा लोग हैं, यहाँ तक कि उनके पोते पोतियों के भी पोते पोतियां हैं। उनके परिवार का भी कहना है कि वो दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। उनके पोते खयाल वजीर ने कहा कि मैं 70 साल का हूं और वो मेरे दादा हैं। इससे आप उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि दुनिया में अभी तक सबसे लंबे वक्त तक जीवित रहने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड जीन कैलमेंट के नाम है। उनका जन्म 1875 में हुआ था और 1997 में 122 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन अब अगर अकील नजीर